नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, नेताजी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रेरित करेगी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार में रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक के बीच डिजिटल प्रचार अभियान जारी। पंजाब लोक कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 162 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का सिंगल्स खिताब और ईशान भटनागर और तनीषा केस्ट्रो ने मिक्स डबल्स का खिताब जीता। केपटाउन में तीसरे और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 288 रन का लक्ष्य दिया और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में एशले बार्टी और राफेल नडाल सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं विशाल शर्मा। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। इसी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत भी हो गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई नेताओं ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने कहा कि आजाद हिंद के प्रति अपने दृढ़ निश्चय को कार्यरूप देने के लिए उठाए गए कदमों के कारण नेताजी राष्ट्रीय नायक बन चुके हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि समूचा राष्ट्र नेताजी को बड़े सम्मान से याद करता है और पराक्रम दिवस के अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र के प्रति नेताजी के स्मरणीय योगदान पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। गृहमंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल सरकार नेताजी की 125वीं जयंती को देश नायक दिवस के रूप में मना रही है। राज्य सरकार नेताजी की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जय हिंद विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है। राज्य सरकार ने नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने का अनुरोध भी केंद्र सरकार से किया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में भी नेताजी की जयंती मनाई गई। वाम मोर्चे ने आज के दिन को देश प्रेम दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। श्री मोदी ने कहा कि ये प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि नेताजी की प्रतिमा न केवल हमें राष्ट्र के प्रति हमारे दायित्वों का स्मरण कराएगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रेरित भी करेगी। ये प्रतिमा आजादी के महानायक को कृतज्ञ राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। नेताजी सुभाष की ये प्रतिमा हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को, हमारे पीढ़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य का बोध कराएगी। आने वाली पीढ़ियों को, वर्तमान पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा देती रहेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की धरती पर पहली स्वतंत्र सरकार की स्थापना करने वाले नेताजी की ये महान प्रतिमा इंडिया गेट के निकट डिजिटल रूप में स्थापित की जा रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। उन्होंने नेताजी का वो कथन याद दिलाया जिसमें वे कहा करते थे कि भारत की स्वतंत्रता के सपने पर विश्वास कभी कम नहीं होने देना चाहिए। उनका कहना था कि दुनिया में कोई ताकत भारत को नहीं हरा सकती। श्री मोदी ने कहा कि आज हमारे समक्ष स्वतंत्र भारत के सपने पूरे करने का लक्ष्य है और हमें नए भारत का निर्माण करना है। ये सपना आजादी के 100 वर्ष पूरे होने से पहले पूरा किया जाएगा। आज हमारे सामने आजाद भारत के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य हैं। हमारे सामने 2047 के पहले नए भारत के निर्माण का लक्ष्य है और नेताजी को देश पर जो विश्वास था, जो भाव नेताजी के दिल में उभरते थे और उन भावों के कारण मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत को इस लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सके। श्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का लक्ष्य भारत की पहचान और प्रेरणाओं को बहाल करना है। श्री मोदी ने कहा कि नेताजी के जीवन से जुड़ी हर विरासत को देश पूरे गौरव से संजो रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी हर विरासत को भी देश पूरे गौरव से संजो रहा है। नेताजी द्वारा अंडमान में तिरंगा लहराने की 75वीं वर्षगांठ पर अंडमान के एक द्वीप का नाम उनके नाम पर रखा गया है। अभी दिसंबर में ही अंडमान में एक विशेष संकल्प स्मारक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए समर्पित की गई है। ये स्मारक नेताजी के साथ साथ इंडियन नेशनल आर्मी के उन जवानों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों के बहुमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवाओं को सम्मानित करने के लिए श्री मोदी ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसे संगठनों को मजबूत बनाया है जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को आपदाओं से बचाते हैं। पिछले साल से देश ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। आज पराक्रम दिवस के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए गए हैं। नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेकर ही इन पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई। साल 2019 से 2022 तक उस समय के सभी विजेताओं, सभी व्यक्तियों, सभी संस्थाओं को जिन्हें आज सम्मान का अवसर मिला है, उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान राष्ट्र ने भूकंप, बाढ़ और चक्रवात जैसी कई आपदाओं का सामना किया। उन्होंने कहा कि आपदा बलों के प्रयासों की बदौलत हम बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बचाने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ने राहत, बचाव और पुनर्वास के साथ सुधारों पर बल दिया है। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को वर्ष 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान आपदा जोखिम कम करने की दिशा में काम कर रहा है। विनोद शर्मा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार में रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक के बीच डिजिटल प्रचार अभियान जारी। उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में और दूसरे चरण में 14 फरवरी को 9 जिलों में मतदान होगा। इन 2 चरणों में विधानसभा की कुल 403 सीटों में से 113 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजनीतिक दल मतदाताओं तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों नेताओं ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 जिलों का दौरा कर घर घर जनसंपर्क किया और पार्टी कार्यकर्ताओं व प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ बैठकें की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहले चरण के चुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आज ग्रेटर नोएडा में घर घर जनसंपर्क किया। समाजवादी पार्टी हर रोज 2 वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर रही है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव रोजाना लखनऊ में प्रेस वार्ता कर अपनी पार्टी की नीतियों और योजनाओं के बारे में जनता को बता रहे हैं। पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को इटावा की जसवंत नगर सीट से गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने युवाओं और महिलाओं के लिए 2 अलग-अलग घोषणा पत्र जारी किए हैं। पार्टी अपने चुनाव प्रचार में इन पर विशेष जोर दे रही है। बहुजन समाज पार्टी भी अपने नए नारे हर पोलिंग बूथ को जीतना है, बसपा को सत्ता में लाना है के साथ चुनाव मैदान में है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया है कि समाचार चैनलों पर जनमत सर्वेक्षणों के प्रसारण पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के 22 उम्मीदवारों की पहली सूची आज जारी कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि माझा से 2, दोआबा से 3 और मालवा क्षेत्र से 17 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। कांग्रेस ने मणिपुर में 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इनमें से 11 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्रों से हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओक्राम इबोबी को थौबल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि उनके पुत्र सुरजा कुमार ओक्राम को खंगाबोक सीट से टिकट दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, नेताजी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रेरित करेगी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार में रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक के बीच डिजिटल प्रचार अभियान जारी। पंजाब लोक कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 162 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का सिंगल्स खिताब और ईशान भटनागर तथा तनीषा कैस्ट्रो ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता। केपटाउन में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 288 रन का लक्ष्य दिया और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में एस्ले बार्टी और राफेल नडाल सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 162 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक और उपलब्धि की ओर बढ़ रहा है। कल 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 3,65,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और 2,59,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 93.18% है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोविड संक्रमित हो गए हैं। वे हैदराबाद में हैं। उन्होंने 1 सप्ताह के लिए पृथकवास में रहने का फैसला किया है। श्री नायडू ने अपने संपर्क में आए लोगों को भी सलाह दी है कि वे भी पृथकवास में रहें और जांच कराएं। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में कोविड के कारण पिछले करीब 1 महीने से बंद स्कूल कल से खुल जाएंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें। स्कूलों और छात्रों से
कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन करने को भी कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। समारोह में वर्ष 2021 और 2022 के लिए पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को ये पुरस्कार 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ये क्षेत्र हैं नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति और वीरता। इस वर्ष बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत देश भर से 29 बच्चों का चयन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए किया गया है। इस पुरस्कार के विजेता हर वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। पुरस्कार में एक पदक, 1 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम FM गोल्ड पर कल दोपहर 12 बजे से सुना जा सकेगा। इसे AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और आकाशवाणी AIR यूट्यूब चैनल पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के संबंध में आज नई दिल्ली में राजपथ पर फुल ड्रेस परेड रिहर्सल हुई। परेड विजय चौक से सुबह 10:20 पर आरंभ हुई और नेशनल स्टेडियम तक गई। परेड रिहर्सल के दौरान देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत दर्शाई गई। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की झांकियां भी परेड में शामिल थीं। गणतंत्र दिवस परेड में इस बार लोग अपनी पसंदीदा झांकी को वोट दे सकेंगे। इसके लिए माईगॉव फोरम mygov.in/RD2022 पर पंजीकरण किया जा सकता है। इस बार नई दिल्ली में राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा 9 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की झांकियां शामिल होंगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने बताया कि 27,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। श्री अस्थाना ने बताया कि चौकसी बनाए रखने के लिए सशस्त्र बटालियनों की तैनाती के साथ ही ड्रोन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसीज, स्टेट पुलिस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन में दिल्ली पुलिस पिछले 2 महीने से बहुत इंटेंसिव एंटी टेररिस्ट मेजर्स ले रही है। इसके तहत शहर में आपने देखा होगा नाकाबंदी है, चेकिंग है, व्हीकल चेकिंग है, होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिर खाने की चेकिंग है और काफी वेरिफिकेशंस हैं, टेनेंट वेरिफिकेशंस, सर्वेंट वेरिफिकेशंस, लेबरर्स वेरिफिकेशंस। तो ये सब मिला जुला के पिछले 2 महीने से काफी इंटेंसिवली एंटी टेररिस्ट मेजर्स लिए जा रहे हैं। राजपथ और इसके आसपास के क्षेत्रों में 300 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं। भारत खीरे और ककड़ी का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। भारत ने वर्ष 2020-2021 में अप्रैल से अक्टूबर तक 11 करोड़ 40 लाख डॉलर से अधिक मूल्य के 1,23,000 मीट्रिक टन से अधिक खीरे और ककड़ी का निर्यात किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 20 करोड़ डॉलर से अधिक के कृषि प्रसंस्कृत उत्पाद का निर्यात किया। संस्कृति मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल राष्ट्रीय बालिका दिवस पर रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन करेगा। इसमें भाग लेने वाली टीमें देश भर में 50 से अधिक विशेष स्थानों पर रंगोली सजाएंगी। इस आयोजन में भागीदार टीमें महिला स्वतंत्रता सेनानियों या देश की महिला रोल मॉडल के नाम वाली सड़कों और स्थलों पर लगभग 1 किलोमीटर लंबी रंगोली बनाएंगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये शब्द दुनिया भर में गूंज उठे और भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए आजाद हिंद फौज सागर का सीना चीरते हुए रवाना हुई। आज भी ये शब्द सभी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना भरते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। ये दिन पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और विद्यार्थी जीवन से ही देशभक्ति के उत्साह के लिए जाने जाते थे। अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दी और मेरिट में चौथा स्थान प्राप्त किया। लेकिन जलियांवाला बाग के नरसंहार का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और सिविल सर्विस का प्रशिक्षण बीच में ही छोड़कर वे 1921 में भारत लौट आए। महात्मा गांधी के प्रभाव से वे स्वाधीनता संघर्ष में शामिल हो गए और देशबंधु चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में कार्य करने लगे। लोग बोस को प्यार से नेताजी कहते थे। जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो नेताजी को क्रांतिकारी समूह बंगाल वॉलंटियर्स के साथ सहयोग के कारण पहले ही हिरासत में ले लिया गया। इसके बावजूद वे जेल में रहने के दौरान ही कलकत्ता के महापौर निर्वाचित हुए। उन्हें रिहा कर दिया गया और चिकित्सा के आधार पर रिहा होने से पहले कई बार गिरफ्तार किया गया। रिहाई के बाद उन्हें 1930 के दशक के मध्य में यूरोप जाने की अनुमति मिल गई। सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप की यात्रा में भारतीय विद्यार्थियों से मुलाकात की और भारत के लिए समर्थन जुटाने के लिए यूरोपीय राजनेताओं से भी मिले। इस दौरान उन्होंने शोध किया और द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। ये पुस्तक 1935 में लंदन में प्रकाशित हुई, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस भय से भारत में पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया कि इससे अशांति फैलेगी। भारत में प्रवेश पर प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए नेताजी 1936 में भारत लौटे। आते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। 1937 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस 7 राज्यों में सत्ता में आई और सुभाष चंद्र बोस को रिहा कर दिया गया। उन्हें 1938 में हरिपुरा के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान नेताजी ने राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई। 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस पुनः अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया। वे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए 6 महीने का समय देने का प्रस्ताव लाए और ऐसा न करने पर विद्रोह की बात कही गई थी। प्रस्ताव के विरोध के बाद नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और प्रगतिशील समूह बनाया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। ने विश्व युद्ध में भारत को शामिल किए जाने के विरोध के लिए जन आंदोलन शुरू किया। कलकत्ता में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1941 में नेताजी पठान के वेश में नाटकीय ढंग से देश से निकल गए। वे अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुंच गए। जनवरी 1942 में उन्होंने बर्लिन से आजाद हिंद रेडियो से प्रसारण शुरू किया, जिसका भारत में जबरदस्त उत्साह से स्वागत किया गया। बहनों और भाइयों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है, उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मल आजादी हासिल न हो। जुलाई 1943 में नेताजी सिंगापुर पहुंचे और रास बिहारी बोस से पूर्वी एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने आजाद हिंद फौज को संगठित किया। नेताजी ने गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद के नाम पर INA की रेजिमेंट के नाम रखे। आजाद हिंद फौज में महिलाओं की भी रेजिमेंट थी, जिसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। नेताजी के नेतृत्व में INA में अनेक युद्धबंदी और हजारों स्वयंसेवक शामिल हुए। आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आजाद करवाया और बर्मा को पार करते हुए 18 मार्च 1944 को भारत में दाखिल हुई।
दूसरे विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी की पराजय के बाद आईएनए को पीछे हटना पड़ा, लेकिन नेताजी ने समर्पण नहीं किया और सोवियत संघ के सहयोग से मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। लेकिन खबर आई कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में विमान दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उस समय वे सोवियत संघ का समर्थन लेने के लिए मंचूरिया जा रहे थे। उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी रही, क्योंकि ज्यादातर लोगों को विश्वास था कि विमान दुर्घटना के बाद भी वे जीवित थे। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्तों का देशभक्त घोषित किया था। नेताजी का व्यक्तित्व आज भी सभी भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करता है। महान राष्ट्रवादी को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग श्रृंखला की आज की कड़ी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण ही खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। महाराष्ट्र में नंदुरबार जिले में केंद्रीकृत रसोई सेवा से आश्रम विद्यालयों और एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों की सेहत में काफी सुधार हुआ है। नीति आयोग ने कल अपनी एक प्रस्तुति में कहा कि जनजातीय विभाग की देखरेख में चल रही इस रसोई सेवा से 30 आश्रम विद्यालयों और एकलव्य विद्यालयों के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला प्रशासन के सेंट्रल किचन ने जिले के आश्रम और एकलव्य स्कूलों के सभी छात्रों के लिए निरंतर गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान कर एक अलग पहचान बनाई है। इस अनूठे उपक्रम के अंतर्गत उत्कृष्ट पैकेजिंग, साफ सफाई और समय पर सेवा पहुंचाने से छात्रों के स्वास्थ्य में एक ठोस सुधार हुआ है। नीति आयोग की एक विशेष बैठक में हुई प्रस्तुति के दौरान एक विशेष उल्लेख में आयोग ने कहा कि यह सेवा आने वाले भविष्य में भी सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी और आश्रम विद्यालयों के लिए एक केंद्रीकृत रसोई की अवधारणा को लागू कर रहा है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। सिंधु ने फाइनल में मालविका बंसोड को 21-13, 21-16 से हराया। मिक्स्ड डबल्स में ईशान भटनागर और तनीषा कैस्ट्रो ने खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सिंगल्स मुकाबले में शीर्ष वरीयता प्राप्त एश्ले बार्टी, राफेल नडाल और मैटियो बेरेटिनी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। डेनिस शापोवालोव ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। मैडिसन कीज ने 8वीं वरीयता प्राप्त पाउलो बडोसा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। सानिया मिर्जा और राजीव राम भी मिक्स्ड डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के साथ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने 288 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक 26 ओवर में 3 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 49 ओवर और 5 गेंद में 287 रन बनाए। क्विंटन डिकॉक ने 124 रन की पारी खेली। श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका 2-0 से आगे है। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में कोहरा रहने के आसार हैं। मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में श्रीनगर और जम्मू में बारिश हो सकती है। लेह और गिलगित में हिमपात हो सकता है। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रह सकते हैं। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में गुवाहाटी और इम्फाल में वर्षा होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। कहा, नेताजी की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रेरित करेगी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को दिया गया। 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार में रैलियों और रोड शो पर 31 जनवरी तक रोक के बीच डिजिटल प्रचार अभियान जारी।
पंजाब लोक कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 22 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 162 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट्स का सिंगल्स खिताब और ईशान भटनागर तथा तनीषा कैस्ट्रो ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता। केपटाउन में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 288 रन का लक्ष्य दिया और ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में एशले बार्टी और राफेल नडाल सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।